Assalamu alaikum students. Today we are going to read our poem The Vanishing Village by R.S. Thomas. We are going to do explanation of the poem as well as critically analysis, and important questions will be included in the lecture. You can see an image of the vanishing village. The contents of the lecture are introduction, themes of the poem, explanation and critical analysis of the poem, and important questions. Let's start with the introduction. Which also include theme of the poem. When we come to the vanishing village, we can say it is a descriptive poem. The vanishing village, as the title states, it's a gloomy and sad atmosphere of the poem. जो vanishing village है, जैसा कि अभी हमने इसके image में भी देखा है, तो हमें ये poem थोड़ा सा gloomy और sad atmosphere हमें introduce कराती है. The village is a symbol of simple, soothing and peaceful embodiment of life. और ये एक universal approach है, एक universal symbol है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कहीं हम विलेज का एक इमेज लेते हैं तो उससे मतलब ये होता है कि विलेज जो है वो एक ऐसा एम्बॉडमेंट है लाइफ का कि जहाँ पर लोग एक सिंपल, सूदिंग और पीसफुल लाइफ गुजारते हैं. ड्यू टू मॉडर्न मैन्स केयरलेसनेस, villages are shrinking and approaching to a disastrous end. We can say this is the main theme of the poem, जिसको के पोइट ने अपने माइंड में रखा, and he is lamenting just like the poet in the poem Liar, कि वहाँ पर भी पोइट जो है वो मॉडर्न मैन के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होकर सोच रहा है, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जो पोइट है वो मॉडर्न मैन की केयरलेसनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेनफुल फील कर रहा है. और वो ये कह रहा है कि इस मॉडर्न मैन की केयरलेसनेस की वजह से विलेजेस आर श्रिंकिंग एंड अप्रोचिंग टू अ डिज़ास्ट्रस एंड, कि विलेजेस ख़त्म हो रहे हैं, गांव ख़त्म हो रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू मीट अ डिज़ास्ट्रस एंड अल्टीमेटली अगर यही रविश रही, अगर यही स्पीड रही, अगर यही एटीट्यूड रहा मॉडर्न मैन का, तो फिर विलेजेस जो हैं वो एक डिज़ास्ट्रस एंड की तरफ मूव कर रहे हैं. तो डिज़ास्ट्रस एंड फॉर द विलेजेस मीन्स अ डिज़ास्ट्रस एंड फॉर द ह्यूमैनिटी ऑल टुगेदर. मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नॉट अवेयर दैट विलेजेस आर द प्राइमरी फाउंडेशन एंड सोल बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन. ये पोइट ये कहना चाह रहा है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसको ये पता नहीं है कि उसको ये लगता है कि मॉडर्निटी इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द विलेजेस. रादर poet tells us the reality, the fact that villages are the primary फाउंडेशन एंड सोल बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन, के जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो ह्यूमैनिटी का प्राइमरी फाउंडेशन है वो विलेजेस हैं. एंड रनिंग अवे फ्रॉम विलेजेस ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ वुड बिकम इम्पॉसिबल. अगर हम इसको देख लें लिटरल मीनिंग में, तब भी हम लोग विलेजेस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, और अगर इसको सिंबॉलिकली देखा जाए तब भी हम इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. और यही वो चीज़ है जो पोइट हमें इस पोएम में बताने जा रहा है. अब वो किस तरह से विलेजेस जो हैं वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उन पर डिपेंड कर रही है, उसके लिए पोइट हमें दो बताता है बातें. नंबर वन इज़ विलेजेस प्रोवाइड अस द स्टफ़ फॉर आवर सर्वाइवल. जो हम खाना खाते हैं, हमारा सारे का सारा फूड स्टफ़ जो है दैट कम्स फ्रॉम द विलेजेस. नंबर टू, अवे फ्रॉम नेचर मीन्स अवे फ्रॉम हेल्थ. विलेजेस जिसके बारे में हम कभी अगर सिटी लाइफ और विलेज लाइफ को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो विलेज लाइफ होती है वो दैट इज़ वेरी मच क्लोज टू नेचर. लेकिन जब हम नेचर से दूर जाते हैं
आर्टिफिशियलिटी की तरफ आते हैं तो हमारी जो हेल्थ है वो भी एट स्टेक हो जाती है, उसको भी बहुत सारे डेंजर्स, बहुत सारे जो उसको रिस्क जो हैं वो मिलते हैं। द डेथ ऑफ अ विलेज मीन्स द डेथ ऑफ सिविलाइजेशन, मीन्स द डेथ ऑफ सिटीज़ अल्टीमेटली। ये इस तरह से कनेक्टेड हैं, ये पोइट ने हमें बताया है जी। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, वही लेयर में जो पोइम में अप्रोच थी पोइट की बिल्कुल वैसा ही है कि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर फॉर आवर विलेज लाइफ। द कल्ट ऑफ मॉडर्निटी हैज़ डिप्राइव्ड मैन ऑफ ट्रू ब्यूटी, दस विलेजर्स हैव लॉस्ट देयर ट्रू लाइफ एंड स्पिरिट। जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न लाइफ जो इंसान को बना चुकी है, उसके जहन में ये इमेज बन गया है कि जो हम लोग विलेज से दूर जाएंगे तभी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, तभी हम मॉडर्न कहला सकते हैं, तभी हम फैशनेबल कहला सकते हैं। तो पोइट ने कहा कि इसने इनफैक्ट इंसान को महरूम कर दिया है ट्रू ब्यूटी से। इट हैज़ मेड मैन डिप्राइव्ड ऑफ ट्रू ब्यूटी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि विलेजेस हैव लॉस्ट देयर ट्रू लाइफ एंड स्पिरिट, कि एवरी पर्सन लिविंग इन द विलेज इज़ विलिंग टू मूव टूवर्ड्स सिटीज़, जैसा कि हमने यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में भी किया था कि जो, और फिर हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी हम पढ़ते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसकी एक मेन रीज़न ये है कि जो लोग विलेजेस से सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं तो उसकी वजह से ना सिर्फ ये होता है कि जो हमारे सिटीज़ हैं वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, बल्कि जो हमारे विलेजेस हैं वो भी पॉपुलेशन ना होने की वजह से, वहाँ पर ह्यूमन बींग्स के ना होने की वजह से वो शिफ्ट कर जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट लाइफ इनटू सम डेजर्ट प्लेस, डेजोलेटेड प्लेसेस, जो हम यहाँ पर आगे देखने जा रहे हैं। द पोइट्स टोन इज़ नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक को हमने कहा अनहैप्पी, डिज़ायरस फॉर ऑफ फेमिलियर थिंग्स एंड पर्सनस। तो चूँकि पोइट जो है वो अनहैप्पी फील कर रहा है यहाँ पर, और वो ये उसकी डिज़ायर है, वो चाहता है कि सारे के सारे लोग विलेजेस में दोबारा आएँ, रिवाइवल ऑफ लाइफ हो। उस रिवाइवल ऑफ लाइफ के लिए उसने हमें वेनिशिंग विलेज का एक कॉन्सेप्ट दिया है, और वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह से इसको फील करें, डीपली फील करें, और फिर रिवाइवल ऑफ लाइफ हो इन द विलेजेस। At the end of the poem, we find a small ray of hope mixed with nostalgia in the form of the girl who moves from door to door। ये तो जब हम पोइम पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि इसमें कहीं पर कोई ह्यूमन बीइंग हमें नज़र नहीं आता, कहीं पर कोई लाइफ नज़र नहीं आती, कहीं पर कोई चीज़ मूविंग कंडीशन में नज़र नहीं आती, एक्सेप्ट फॉर द गर्ल के जो एक घर से दूसरे घर में जाती है। तो उसकी वजह से हमें एक थोड़ा सा रे ऑफ होप नज़र आता है यहाँ पर, थोड़ा सा हमें पोइट होपफुल नज़र आता है कि ये जो विलेजेस हैं, जब उसका मैसेज कन्वे होगा टू द मॉडर्न मैन, तो फिर इंशाल्लाह ये रिवाइवल ऑफ लाइफ हो सकता है। द गर्ल सिम्बलाइजेज लाइफ एंड वाइटलिटी फॉर विच द पोइट इज़ लॉन्गिंग फॉर। और ये जो गर्ल है ये सिम्बलाइज करती है उस लाइफ को और वाइटलिटी को जिसके लिए पोइट जो है वो चाहता है कि ये दोबारा से गांव में आ जाए। तो अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि द विलेज लाइफ जो है उसको सिम्बॉलिक टर्म्स में डिस्कस करें, तो वहाँ पर हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे और वहाँ पर हम गर्ल को भी सिम्बलाइज करेंगे। नेक्स्ट कम टू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। Scarcely a street, too few houses to merit the title, just a way between। जी, स्कार्सली अ स्ट्रीट यानी कि गली भी कोई नहीं रही है, गलियां ख़त्म हो गई हैं। और हमें ये पता है कि स्ट्रीट्स जो होते हैं वो बड़े वेल डिफाइंड होते हैं घरों के साइड्स पर, और पता होता है कि ये गली है। लेकिन आपने कभी अगर गौर करें, कभी आप किसी ऐसे गांव में जाएं, किसी ऐसे एरिया में जाएं कि जहाँ पर कॉर्नर पर एक घर था, वहाँ से वो घर ख़त्म हो गया, टूट गया, वहाँ से लोग चले गए, और वो घर आहिस्ता आहिस्ता उसकी दीवारें ख़त्म होनी शुरू हुई। वो डिमोलिश करते करते वो गली के अंदर ही वो मर्ज हो गई, और वो अब आपकी वो जो स्ट्रीट है वो वेल डिफाइंड स्ट्रीट नहीं रही है, कि बल्कि वो एक
उधर से वो मिलना शुरू हो गया। और अगर एक दो घर और उसमें से निकल जाएं तो वो स्ट्रीट तो रहेगी नहीं, वो तो एक मैदान बनना शुरू हो जाएगा। तो यही पॉइंट बताना चाहता है कि हार्डली एक स्ट्रीट है, हार्डली कोई स्ट्रीट नज़र आएगी, और घर भी बहुत थोड़े से रह गए हैं। और जहाँ पर ऐसी कंडीशन हो तो उसको हम बड़े आराम से कह देते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेस है। तो यहाँ पर भी उसने कहा कि एक हॉन्टेड प्लेस है, ओनली अ फ्यू हाउसेज एंड नो स्ट्रीट, रेजिडेंट्स हैव लेफ्ट द विलेज, कोई भी यहाँ पर नहीं रहता, जस्ट फ्यू हाउसेज हैं। और लोग रहते क्यों नहीं हैं? बिकॉज द पीपल आर माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज़। और क्यों जा रहे हैं? इन ऑर्डर टू गेट बेटर फाइनेंशियल एंड मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स, कि गांव में जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सिटीज़ में ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा मटीरियलिस्टिक बेनिफिट्स, लग्जरीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो वहाँ पर ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं कि जो विलेजेस में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो दैट्स वाई द पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स सिटीज़। नेक्स्ट इज़ विलेजेस इन मॉडर्न टाइम्स हैव बिकम barren and deserted with no trace of life। ये पॉइंट हमें बताना चाह रहा है कि ये जो इस लाइंस में हमें पता चलता है उससे ये है कि ये मॉडर्न टाइम्स का एक गांव है, कि दैट हैज़ बिकम barren एंड डिज़र्टेड, कोई भी यहाँ नहीं रहता, विद नो ट्रेस ऑफ लाइफ, लाइफ हमें नज़र नहीं आ रही है। तो सिर्फ इन घरों की वजह से कुछ एक एक आधी स्ट्रीट है जिसकी वजह से इसको कहा जा सकता है कि ये एक गांव है, सिमिलर टू द निगेशन ऑफ लाइफ। और इससे हमें पता चलता है कि लाइफ नहीं है, रिप्रेजेंट्स द वेस्ट एंड बैरनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। और यहाँ पर पोइट हमें शो करता है कि जो मॉडर्न लाइफ हमें नज़र आती है उसके कलरफुल नज़र आती है, इनफैक्ट वो वेस्ट है और बैरन है, अंदर से बहुत खोखली है, हॉलो है, और उसके अंदर कुछ वाइटैलिटी नहीं है, लाइफ नहीं है। नो विलेजेस मीन्स नो हेल्दी लिविंग। ये पोइट हमें बताना चाहता है डेथ ट्रायम्फ्ड अगेंस्ट लाइफ। यहाँ पर कोई भी हमें नज़र नहीं आता। अभी दो लाइंस जो हमने पढ़ी हैं, दो वर्सेस पोइम की जो पढ़ी हैं, तो उसमें आप देख लीजिए कि हमें कोई लाइफ नज़र नहीं आ रही, कोई ह्यूमन बीइंग नज़र नहीं आ रहा। द वन टेवन इन द वन शॉप, टेवन मीन्स स्पॉट हाउस, कि जहाँ पर जाकर कोई पीते हैं, पिलाते हैं, आप यूँ समझ लीजिए, थोड़ा सा बार टाइप आप जिसको कह सकते हैं। दैट लीड्स नो वेयर इन फील्ड्स एट द टॉप। जी, अब क्या है, एक टेवन है, एक शॉप है, दैट लीड्स नो वेयर एंड फील्ड्स एट द टॉप, और एक जो रास्ता कोई जा रहा है वो आगे चलता चला जाता है, टॉप पर जाकर ख़त्म हो जाता है, दी एंड हो जाता है। और यहाँ पर भी हमें नज़र क्या आ रहा है? सिर्फ बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर हम पीछे देखते हैं तो हमें पीछे भी सिर्फ हाउसेस नज़र आते हैं, और एक रास्ता था जिसकी बात की जा रही है, जस्ट अ वे बिटवीन दैट लीड्स नो वेयर एंड फेल्स एट द टॉप। और रास्ता है, एक दुकान है, एक पॉट हाउस है, और ये बस बिल्डिंग्स हैं। नो मैन, नो लाइफ कैन बी सीन हियर, बिल्डिंग्स आर देयर बट विदाउट ह्यूमन बींग्स। तो आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स नहीं हो, घर में फैमिली मेम्बर्स नहीं हो, तो वो होम नहीं रहता है, दैट बिकम्स अ हाउस। टेवन एंड शॉप, मॉडर्न लाइफ, दोनों को शो करते हैं, दोनों को सिंबलाइज करते हैं, मॉडर्न लाइफ को। बट अनचेक्ड एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन टूवर्ड सिटीज़ हैव कन्वर्टेड द विलेजेस इनटू ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड होता है ना, कि जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है, कोई भी लाइफ नज़र नहीं आती हमें। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच द वर्ल्ड इज़ टर्निंग फास्ट इनटू ग्लोबल विलेज। ये अब हमें पोइट बताना चाह रहा है कि जो एक मॉडर्न अप्रोच है उसमें हम बार बार यही बात करते हैं और ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं दैट द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग, दैट द वर्ल्ड इज़ टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज, जिसमें कि हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे। बट द पोइट is lamenting that we are turning into a global village at the cost of destruction, devastation of the villages। कि हम किस कॉस्ट पे, उस पर किस चीज़ को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा है, हमें अपने विलेजेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा है फॉर द सेक ऑफ द ग्लोबल विलेज। ऑफ द शॉर्ट हिल eaten away by long erosion of the green tide,
of grass creeping perpetually nearer this last outpost of time past। जी एक छोटी सी हिल हमें दिखाई जा रही है जो कि खाई गई है। एक हिल होती है प्रॉपर, उसके ऊपर घास उग जाती है, उसके ऊपर जो है वो लोग आते हैं, देखते हैं, और वो हिल जो है वो अपनी उस कंडीशन में रहती है। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पर कोई भी नहीं जाता है तो वो खंडर में बदल जाती हैं, चीज़ें बैरन हो जाती हैं, वो वेस्ट लैंड बन जाता है। तो यहाँ पर भी पोइट ने कहा कि वो जो छोटी सी एक हिल है वो भी खाई गई है। खाई कैसे गई है? लॉन्ग इरोजन। अब यहाँ पर ये पोइट हमें ये एक और चीज़ हमें फिनोमिनन दे रहा है कि जो इरोजन होता है ये एक बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है कि जिसमें हवा चलती है तो वो जो मिट्टी के ऊपर की लेयर होती है उसको उठा कर ले जाती है, और उसके बाद जो नीचे से लेयर निकलती है उस वो थोड़ा सा फर्टाइल हो जाती है। उसके बाद जो उसको भी हवा उठा कर ले जाती है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से वो लैंड जो है वो बैरन होना शुरू हो जाता है। उसकी जो फर्टाइल सॉइल होती है वो हवा के साथ दूसरी जगहों पर चली जाती है। तो इस इरोजन को रोकने के लिए जो है आपने देखा होगा कि जो हमारे खेत होते हैं, फील्ड्स होते हैं, या जो हमारे कनाल्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उनकी साइड्स पर, रिवर बैंक्स पर दरख्त लगाए जाते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि कटाव, ज़मीन का जो कटाव होता है, इरोजन उसको कहते हैं, उससे बचाया जा सके। तो जब कोई भी नहीं होगा, ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे उनको लुक आफ्टर करने के लिए, तो फिर क्या होगा? रुइंस होंगे, डिस्ट्रक्शन होगा। तो फिर क्या होगा? रुइंस ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लेफ्ट अनअटेंडेड आर सून ईटन अवे। आप ये देख लीजिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देख लीजिए, आप अपने जितने भी आपके सिटीज़ में होंगे, आपके कंट्रीज़ में होंगे, कभी अगर आप वहाँ पर गए होंगे, तो जिस चीज़ को आप अनअटेंडेड छोड़ देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता से ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको मुस्तकिल तौर पर लुक आफ्टर करते रहें, उसको देखते रहें, तो फिर वो ठीक रहती है। और यहाँ पर उसने एक जो बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस इरोजन का बताया है, उसमें उसने कहा कि नेचर भी फिर उसमें नेगेटिव फोर्स के तौर पर प्ले करती है, विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज थ्रू इट्स पावर। कि फिर वो पावर जो है वो भी नेगेटिवली यूज़ होती है। व्हेन मैन लीव्स इज सराउंडिंग एट द मर्सी ऑफ नेचर, कि जब आप उसको लुक आफ्टर नहीं करेंगे किसी भी फील्ड को, तो आपके खेतों में चाहे आपने उसमें कोई भी बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की आपने उसमें ग्रो किए हुए हैं क्रॉप्स, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वीड्स उग जाती हैं। नो वन लेफ्ट टू लुक आफ्टर, कोई भी यहाँ पर नहीं है। पोइट इज सैड, लास्ट रिमेन्स ऑफ द विलेज, उसने कहा कि जी सबसे एंड पर यही चीज़ रह गई है। एंड द रोड नॉट टेकन इज़ ऑलवेज कवर्ड विद ग्रास बिकॉज नो बडी वॉक्स ऑन इट। और आहिस्ता आहिस्ता जो है घास इसके ऊपर जो है वो चलती चली जा रही है। जब किसी जगह पर आप नहीं जाते तो फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उधर से घास उड़ जाती है। आपके जो कॉलेजेस में, आपके पार्क्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है उस रास्ते को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उतने हिस्से में से लॉन के वो जो घास है वो उड़ जाती है। तो घास जहाँ पर रहती है इसका मतलब है कि वहाँ से लोगों का चलना फिरना कम हो चुका है। So little happens, the black dog cracking his fleas in the hot sun is history। इसके साथ स्टार लगाया बताने के लिए कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट, जो कि अक्सर आपको रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए आ जाता है। और इसमें पोइट्स टोन इज़ वेरी मच नॉस्टैल्जिक बिकॉज ही इज़ रिमेंबरिंग, ही इज़ रिमाइंडिंग द ब्लैक डॉग दैट इज़ द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री नाउ। लेकिन उसको याद आ रहा है कि कभी किसी ज़माने में यहाँ पर ब्लैक डॉग बैठा करता था। जैसे आप लोग अगर अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं कि जिनके बारे में आप सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर तो फ़लाँ बंदा बैठता था, अब वो दुनिया से जा चुका है, यहाँ पर ये दरख्त होता था, अब वो दरख्त कट चुका है। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपकी मेमोरी में सेव्ड होती हैं। तो पोइट जो है वो उन्हीं सारी चीज़ों को, उन मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहा है और वो बताना चाहता है कि यहाँ पर किस तरह से हंसती खेलती ज़िंदगी मौजूद थी, जो कि अब यहाँ नहीं है। ही ब्रिंग्स द सीन ऑफ डॉग सिटिंग इन द सन एंड क्रैकिंग हिज पेस्ट मेक्स हिम सैड,
कि जो अपनी जब धूप में बैठता है सर्दी के दिनों में, तो वो अपनी जो उसके स्किन के ऊपर कोई जो पेस्ट होते हैं, जिसको आप छोटे छोटे कीड़े कह सकते हैं, तो वो कीड़ों को पकड़ता है, उनको मारता है। आपने अक्सर देखा होगा आपके जो मैमल्स हैं वो ये कर रहे होते हैं, आपके जो कैटल्स हैं, आपके मैमल्स हैं, ये सब कर रहे होते हैं कि उनके कोई कीड़े वगैरह चल रहे होते हैं, तो वो उसको कोशिश करते हैं कि वो उसको हटा लें वहाँ से। तो ये मेमोरी जो है डॉग की, वो उसको सैड बना रही है। नो ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन कैन बी फाउंड अराउंड, even the dog sitting in the sun trying to escape from the biting beast has died and become a part of history, कि ये भी part of history बन चुका है वो जो dog है। And it's very painful and moving, and it makes the reader emotional and conscious of the loss। और वो यही टारगेट है पोइट का, वो चाहता है कि जो रीडर है वो इसको फील करे और उसके अंदर इमोशंस अराउज करें, ताकि वो फिर इनको फील करने के बाद वो इस पर सोचें कि वाकई हमें विलेजेस की ज़रूरत है। Yet the girl who crosses from door to door moves to a scale beyond the bland. Bland means flavorless, uninteresting, days two dimensions। उसने कहा लेकिन अभी भी वो लड़की है जो क्रॉस करती है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, मूव्स टू अ स्केल, वो एक ऐसे लेवल पर ले जाती है, बियॉन्ड द ब्लाइंड डेज टू डायमेंशंस, कि ये जो दिन रात का जो एक चक्कर है उससे आज़ाद हो जाते हैं, उसकी बोर्डम से हम निकल जाते हैं। गर्ल यहाँ पर जो है, that seems to be life in death, that seems to be hope in disappointment, that seems to be bright ray of light in dark valley of death। यहाँ पूरी पोएम के अंदर जहाँ पर बहुत ही ग्लूमी और सैड किस्म का एटमॉस्फेयर है, उसमें हमें लड़की नज़र आती है तो एकदम से कलरफुल हो जाता है, एकदम से वो जो लाइफ है जो कि बड़ी ब्लैक एंड वाइट चल रही थी, एकदम से वो कलरफुल हो जाती है। वो जो एक स्टैटिक पिक्चर हमें नज़र आ रही थी, उसमें जब ये लड़की मूव करती है तो वो एकदम से वो मूविंग वीडियो बन जाती है, और फिर हम लोगों को नज़र आता है दैट लाइफ इज़ मूविंग इन द पोएम। पोइट इज़ नॉट होपलेस। उसने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो अभी भी होपफुल है दैट दिस इज़ नॉट द एंड। येट द गर्ल, उसने कहा कि दिस इज़ नॉट द एंड, येट द गर्ल, यहाँ पर लड़की मौजूद है। इट कैन बी रिवर्स्ड, जो अभी हम विलेजेस से मूव कर गए हैं सिटीज़ की तरफ, हम दोबारा से विलेजेस को रिवाइव कर सकते हैं। होपफुल फॉर रिवाइवल ऑफ लाइफ एंड वाइटैलिटी ऑफ द इन द विलेज। Her movement, the only movement in the static environment of this barren village। और उसने इसको इमॉर्टल बना दिया है, जो लड़की का इधर से उधर जाना है। हो सकता है कि ये जो लड़की का आना जाना है, मे बी ये उसकी मेमोरी में है, और उसने उसको प्रेजेंट टेंस के साथ इसलिए प्रेजेंट किया है ताकि वो हमें ये बता सके कि अभी भी पॉसिबल हो सकता है, वो लाइट अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वो होप अभी भी यहाँ पर सरवाइव कर रही है। और इस जो इमेज को उसने प्रेजेंट टेंस में हमें प्रेजेंट किया है, इट हैज़ मेड his image, his memory immortal, and that's why it has crossed the limits of boring routine of day and night। Stay then village, this is another important extract। Stay then village for round you spin। अभी उसने विलेज को कहा रुक जाओ, ये जो तुमने अपना चक्कर शुरू कर दिया था, जो तुम ग्लोबल विलेज की तरफ जाते जा रहे हो, यहाँ पर रुक जाओ। ऑन स्लो एक्सेस अ वर्ल्ड एज वास्ट, और यहाँ पर उसने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो इस विलेज के गिर्द घूमती है। एंड मीनिंगफुल एज एनी पोइज्ड बाय ग्रेट प्लेटो सॉलिटरी माइंड। अब यहाँ पर उसने प्लेटो का, एक फ़िलोसोफ़र है, ग्रेट फ़िलोसोफ़र, उसका उसने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, प्लेटो का एक इमेज यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। Here the poet wishes for the revival of social life activity in the village, the axis of world civilization। उसने कहा कि विलेज है वो एक्सेस ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, जिसके गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन घूमती है। क्यों? बिकॉज द विलेज इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट सपोर्ट्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सिटीज़। क्योंकि आपको खाना पीना सब चीज़ें
विलेजेस से ही मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो कहता है क्या है जी, प्लेटो का ये फिनोमिनन है दैट द विलेज इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि विलेज जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन का बेसिक यूनिट है। हम इसी पर डिपेंडेंट हैं, हम इससे अलग नहीं हो सकते। द वर्ल्ड इज़ टर्निंग इनटू अ ग्लोबल विलेज एट अ वेरी फास्ट पेस एट द कॉस्ट ऑफ विलेजेस बाय कन्वर्टिंग देम इनटू डेड प्लेसेस, कि ग्लोबल विलेज में हम जा रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा अपने विलेजेस को, और उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू डेड प्लेसेस। द पोइट इज़ डीपली कंसर्न अबाउट द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द विलेज, और इसके लिए बहुत कॉन्शियस है, बहुत पेनफुल, बहुत सैड फील कर रहा है जी। दैट्स वाई he lays emphasis on the significance of the village as a primary social unit. So this is all about our poem. हमें जो क्वेश्चंस इसमें मेन आ सकते हैं वो थीम ऑफ द पोइम है। थीम ऑफ द पोइम जैसा कि हमने पीछे भी बात की है, रिवाइवल ऑफ द लाइफ, फुल ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ इन द विलेज, ये हमारा रिवाइवल ऑफ विलेज जो है वो थीम है, जिसमें हम पूरी पोइम को क्रिटिकली एनालाइज करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डिजर्टेड विलेज एंड सैड फीलिंग्स द पोइट, इस पर हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें फोकस हम करेंगे जो उसने प्रेजेंट किया है, विलेज का एटमॉस्फियर किस तरह से उसने कन्वे किया है हमारे तक, वो सारे का सारा हम इसमें बताएंगे। नंबर 3 इज़ पिक्चर ऑफ द वैनिशिंग विलेज, वंस अगेन क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा इसमें। नंबर 4 नोट ऑफ फुलनेस, तो अगर हम ये 4 के 4 क्वेश्चंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें मेन जो हमारा चल रहा है वो क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम है, दैट विल इंक्लूड द थीम ऑफ द पोइम एज वेल। और इसी के अंदर हम मिजरेबल कंडीशन ऑफ डेजर्टेड विलेज जो हमने अभी देखा है उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा हम प्रेजेंट करेंगे इसमें वैनिशिंग विलेज के पिक्चर, और इस सारे ग्लूमी और सैड एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करने के बाद हम वो जो होपफुलनेस का एक नोट उसने दिया है हमें थ्रू द सिंबल ऑफ द गर्ल, तो वो हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द वैनिशिंग विलेज। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।